माफ़ी मांगो मेरी माँ से, वरना निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। भरी महफिल में आदित्य की गरज पर अवनी का चेहरा अपमान के एहसास से लाल हो गया था। रात आदित्य के जुनूनी प्यार ने उसे इस कदर बेहाल कर दिया था कि वो सुबह तक बर्फ की सिकाई से खुद को सहलाती रही। सुबह देर से उठने पर कौसल्या देवी ने उस पर तानों की बरसात कर दी, तो वो भी अपना सब्र खो बैठी। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी। वो अपने घमंड को किनारे रख पत्थर दिल कौसल्या देवी के आगे हाथ जोड़ गई थी। उसके इस अंदाज पर आदित्य का गुस्सा शांत हो गया, मगर रात को जब उसकी आंख खुली तो अपनी कमरे से गायब थी। आपने अपनी माँ को खुश करने के लिए अपने होने वाले बच्चे की माँ को भी ठुकरा दिया। आप मेरे बच्चे के पिता कहलाने के लायक नहीं हैं। वो उसका खत पढ़ता रहा। माफी मांगो मेरी माँ से, वरना निकल जाओ मेरी जिंदगी से। भरी महफिल में आदित्य की गरजती हुई आवाज ने पूरे कमरे को सन्न कर दिया था। कुछ देर पहले तक जहां लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, वहां ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी जुबान बंद कर दी हो। आदित्य की लाल आंखें अवनी के चेहरे पर टिकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जबड़े भिजे हुए थे, मुट्ठियां कसकर बंद थीं और माथे की उभरी नसें अंदर भड़कते तूफान की गवाही दे रही थीं। अवनी ने नजरें झुका लीं। उसका चेहरा अपमान से लाल हो चुका था। आंखों में आंसू तैरने लगे थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सामने खड़ी कौसल्या देवी के चेहरे पर जीत की खुशी थी। वो अपनी बहू को इस हालत में देखकर बहुत ही खुश दिख रही थी। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। माफी मांगो। अवनी के होठ कांपे। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये जवाब आदित्य के गुस्से में आग की तरह काम कर गया था। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है, मैंने हुक्म दिया है। मेरी माँ से माफी मांगो। कमरे में मौजूद लोगों ने नजरें चुरा लीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आदित्य के सामने अवनी के हक में एक शब्द भी बोल सके। आदित्य अपने घमंड के लिए मशहूर था। उसके लिए अपनी बात से पीछे हटना हार के बराबर था। घर के बड़े भी उसके गुस्से से डरते थे। अवनी तो फिर भी उसकी पत्नी थी। वो खामोश खड़ी रही। आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा, अगर आज तुमने मेरी माँ से माफी नहीं मांगी तो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकालने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। ये बात अपनी के दिल में तीर की तरह चुभी थी। वो कुछ पल तक आदित्य को देखती रही, उस इंसान को जिसके नाम के साथ उसकी पूरी जिंदगी बंधी हुई थी, जिसके लिए उसने अपनी मर्जी, अपने सपने और अपनी खुशियां छोड़ दी थी। आज वही इंसान उसे सबके सामने अपनी जिंदगी से निकल जाने को बोल रहा था। अपनी ने धीरे से आंखें झुका लीं और कौशल्या देवी के सामने जाकर खड़ी हो गई। माफ कर दीजिए आंटी जी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। कौशल्या देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी ने हाथ जोड़ दिए। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। उस पल आदित्य की आंखों में एक अजीब सा एहसास उभरा था। गुस्सा अचानक कम हो गया था। अवनी की झुकी हुई गर्दन देखकर उसके अंदर कुछ हिला था। वो अपनी पत्नी को कमजोर देखना पसंद नहीं करता था। उसे अपनी बात मनवाना पसंद था। अवनी का यूं उसके सामने टूट जाना उसे एक अजीब सी शांति दे रहा था। मगर अवनी के अंदर कुछ टूट चुका था। रात गुजर चुकी थी। वो रात जिसने उसके भीतर सब कुछ तोड़ कर रख दिया था। आदित्य के जुनूनी प्यार ने उसे इस कदर बेहाल कर दिया था कि सुबह तक वो बिस्तर पर बेजान पड़ी रही थी। शरीर में दर्द था, हड्डियों में थकावट थी और आंखों में नींद नहीं थी। कई बार उसे बर्फ से सिकाई करनी पड़ी, वरना उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने कई बार करवट बदली और हर बार दर्द की एक नई लहर दौड़ जाती। सुबह देर से आंख खुली तो कौसल्या देवी पहले से दरवाजे पर खड़ी थी। ये तुम्हारे मायके का घर नहीं है अवनी। यहाँ अपनी मर्जी से सोने का समय तय नहीं होता। अवनी ने थकी हुई निगाहों से उन्हें देखा। आंटी, तबीयत बहुत खराब थी। तबीयत खराब थी या देर रात तक अपने पति को अपनी अदाओं में उलझा कर रखा था। ये बात अवनी के दिल पर चाबुक की तरह लगी थी। वो खामोश रही। कौसल्या देवी का लहजा और सख्त हो गया। तुम्हें इस घर में रहने का तरीका सीखना होगा। सिर्फ आदित्य की पत्नी बन जाने से कोई इस घर की मालकिन नहीं बन जाता। अवनी ने अपने होठ भींच लिए। उसके अंदर कई दिनों से जमा सन्नाटा आज बगावत पर उतर आया था। मैंने कभी खुद को इस घर की मालकिन नहीं समझा। कौसल्या देवी चौंक गई।
अवनी की आवाज़ काँप रही थी। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, हर बात बर्दाश्त की है, हर ताना खामोशी से सुना है और हर बार खुद को कसूरवार समझा है। आज भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर हर बार सिर्फ इसलिए झुकना कि सामने वाला ताकतवर है। ये भी कोई इंसाफ नहीं है। कौसल्या देवी का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझसे जुबान चला रही हो? अवनी ने आंखें बंद कर लीं। उसे अंदाजा हो गया कि उसने क्या कह दिया है। कौसल्या देवी ने तुरंत आदित्य को आवाज दी। आदित्य कुछ ही पलों में कमरे में आया। अवनी को देखा और फिर अपनी माँ को देखा। कौसल्या देवी ने रोते हुए सब कुछ अपने हिसाब से बता दिया। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा फैलता चला गया। अवनी ने उसे देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक विनती थी, मुझे गलत मत समझना। आदित्य ने उस विनती को अनदेखा कर दिया और उसके बाद वही सब हुआ। आदित्य को लगा कि सब ठीक हो गया है। अपनी हमेशा की तरह खामोश थी। उसने उसे कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। आदित्य ने भी अपने घमंड को बड़ा समझा था। रात गहरी होती गई, घर शांत हो गया। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और आदित्य सो गया था। आधी रात के करीब उसकी आंख खुली तो उसने अनजाने में हाथ आगे बढ़ाया। वो अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, लेकिन ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे उसकी ज़रूरत है। वो उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, पर बिस्तर खाली था। आदित्य ने तुरंत उठकर कमरे में देखा। अवनी कहीं नहीं थी। बाथरूम खाली था, बालकनी भी खाली थी और कमरे की अलमारी खुली हुई थी। आदित्य का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अवनी, कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरा घर छान मारा, अवनी कहीं नहीं थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मेज पर एक सफेद लिफाफा रखा था। आदित्य के हाथ पहली बार कांपे। उसने लिफाफा उठाया। अंदर एक खत था। पहली लाइन पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपने अपनी माँ को खुश करने के लिए अपने बच्चे की माँ को ठुकरा दिया। मैं आपकी खरीदी हुई दासी नहीं हूँ, सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ, पत्नी होने के अलावा एक इंसान भी हूँ। लेकिन ये बात आप भूल गए। आप मेरे बच्चे के पिता कहलाने के लायक नहीं हैं। मैंने आपसे प्यार किया था, शायद आज भी करती हूँ। आपने प्यार की सजा बहुत भुगत चुकी हूँ। आपके घमंड के सामने मेरी कोई कीमत नहीं। आपने खुद कहा था कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ। आज मैं आपकी हर बात मान रही हूँ। आदित्य की नजरें खत पर टिक गई थीं। उसने आखिरी लाइन पढ़ी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मैं आपको मिल भी गई तो मैं वो अपनी नहीं होंगी जो आपसे प्यार करती थी। इसके बाद कोई नाम नहीं था। आदित्य ने खत को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से के साथ डर भी उतर आया था। वो दरवाजे की तरफ देखता रह गया। अपनी घर से जा चुकी थी, मगर वो कहाँ थी? ये रास्ता सिर्फ अवनी को पता था। आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी एक दिन उसे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। उसे सपनों में भी उम्मीद नहीं थी कि अवनी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। उसे अपने घमंड पर इतना यकीन था कि लगता था अवनी चाहे कितनी भी नाराज हो जाए, आखिर में वापस उसी के पास आइए। उसे ये भी नहीं पता था कि अवनी माँ बनने वाली थी। वो खत की कुछ लाइनों में छिपे इस सच को समझ नहीं पाया था। उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि अवनी कहाँ गई। आदित्य ने अचानक अपनी आवाज से पूरे घर को हिला दिया। सब लोग तुरंत बाहर आ गए। नौकर भागते हुए सामने आ गए। उसने खत मेज पर पटक दिया। मेरी पत्नी घर से गायब है। मुझे 24 घंटे के अंदर अवनी वापस चाहिए। शहर के हर रास्ते पर ढूंढो, उसके घर जाओ, रिश्तेदारों से पूछो, उसकी दोस्तों से पूछो, जहां से भी कोई सुराग मिले मुझे तुरंत बताओ। मुझे ये नहीं सुनना कि वो नहीं मिली, मुझे अवनी चाहिए। उसके लहजे में खोखमा था, गुस्सा था और बेचैनी थी। नौकरों ने सिर झुका लिया। जी साहब। सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए थे। किसी को नहीं पता था कि अवनी कब घर से निकली थी। किसी ने उसे जाते नहीं देखा था। रात के किसी पहर उसने घर छोड़ा था। उसके पास क्या था? वो किस रास्ते से गई थी? किस गाड़ी में बैठी थी? कोई कुछ नहीं जानता था। दरवाजे पर खड़े गार्ड से भी पूछा गया। उसने भी यही कहा कि उसे अपनी के बाहर जाने का पता नहीं चला। आदित्य का दिमाग सुन्न हो रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर बीतता पल अपने को उसे और दूर ले जा रहा हो। वो अपने कमरे में वापस आया।
बिस्तर के एक तरफ अपनी की जगह खाली थी। उसने पहली बार इस खाली जगह को इतनी गहराई से महसूस किया था। वहां कुछ घंटे पहले तक अपनी मौजूद थी, वही अपनी जो उसके गुस्से के सामने चुप रहती थी, उसकी कड़वी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए सिर झुका लेती थी, और आज जो पहली बार उसकी जिंदगी से निकल गई थी। आदित्य ने अपने बालों में हाथ फेरा। उसके अंदर गुस्सा था, परेशानी थी और एक अजीब सा डर था, मगर इस डर का नाम वो खुद भी नहीं जानता था। इसी दौरान कौसल्या देवी कमरे में आई। उन्होंने इधर उधर देखा और सख्त लहजे में बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि एक दिन ये लड़की यही करेगी। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। कौसल्या देवी रुकने वाली नहीं थी। गरीब घर से उठाकर लाए थे इसे। तुम तो इसके रूप के दीवाने हो गए थे। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये लड़की हमारे लायक नहीं है, न खानदान हमारे बराबर का है, न तौर तरीके हमारे जैसे हैं। बस तुम्हें इसका चेहरा दिखा था, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। आदित्य के अंदर कुछ फटने को था। उसने माँ की तरफ देखा। इस वक्त उसमें अपनी माँ की बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ अवनी थी। अवनी कहाँ होगी? उसने कुछ खाया होगा या नहीं? वो अकेली होगी, सुरक्षित होगी या नहीं? उसने एक पल के लिए आंखें बंद की तो अवनी का झुका हुआ चेहरा याद आया। वे हाथ जो उसने कौसल्या देवी के सामने जोड़ दिए थे, वे आंखें जिसमें आंसू थे, और वो आवाज जो बार बार बोल रही थी, माफ कर दीजिए आंटी जी। आदित्य के दिल में एक चुभन सी उभरी थी। कौसल्या देवी अभी भी बोल रही थी, ऐसी लड़कियां ससुराल बसाने नहीं आती, अपनी मर्जी चलाने आती हैं। तुमने इसे सिर पर बिठाया, नतीजा देख लिया। अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आदित्य की मुट्ठियां भिज गई थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि माँ से कह दे, बस कीजिए, मुझे अपनी को ढूंढने दीजिए। आपकी बातें इस वक्त मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसके अहंकार ने उसे हमेशा अपनी माँ के सामने चुप रहना सिखाया था। वो खामोशी से अपनी माँ के पास से गुजर गया। कौसल्या देवी उसे जाते हुए देखा था। आदित्य ने दोबारा पलटकर नहीं देखा और घर से बाहर निकल गया। बाहर रात का सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क पर गाड़ियों की हल्की आवाजें आ रही थीं और आसमान पर बादल छाए हुए थे। आदित्य गाड़ी के पास जाकर रुका। उसने फोन निकाला और एक के बाद एक कॉल करने लगा। अवनी के घर, उसके भाई को, उसके रिश्तेदारों को। किसी के पास कोई खबर नहीं थी। हर तरफ से एक ही जवाब था कि अवनी वहां नहीं आई थी। आदित्य ने फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे अपनी कही हुई बात याद आई थी, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। उस वक्त उसे अपनी कही हुई बात का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसे नहीं पता था कि अवनी कहाँ है, कब निकली थी, और सबसे बड़े सच का भी पता नहीं था कि अवनी अकेली नहीं गई थी। उसके अंदर आदित्य के प्यार की एक निशानी सांस ले रही थी। एक ऐसा सच जिसका पता आदित्य को बहुत देर से चलने वाला था। कुछ पलों के लिए आदित्य यादों में खो गया और बीती बातों में चला गया था। वो रात जब अवनी के साथ उसकी पहली रात थी। आदित्य को सिर्फ एक संस्कारी और सुंदर पत्नी चाहिए थी, इसलिए उसने एक गरीब किसान की बेटी से शादी की थी। अब वो उसके सामने बैठी थी। उस पर अपना हक जताने के बाद जब वो मुंह फेर कर सो गया, तो थोड़ी देर बाद अपनी के रोने की आवाजें आने लगी। क्या हुआ? क्यों रो रही हूँ? ऐसे रो रही हूँ जैसे तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। क्या बात है? उसे पूरी उम्मीद थी कि बदले में वो कुछ नहीं बोलेगी और अच्छी पद्मियों की तरह कहेगी कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो लड़की बोल पड़ी और कहने लगी, आपने मेरे साथ ये क्या किया? आंखों में आंसू थे, मासूम बच्चों की तरह रो रही थी। जब आदित्य ने कहा कि क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ, क्या लिख कर दूं कि क्या किया है? शादी हुई है हमारी। शादी का क्या मतलब होता है? क्या नया हुआ है तुम्हारे साथ? अवनी अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं होता, मैंने कभी नहीं सुना। आपने गलत किया मेरे साथ। आपकी पत्नी कहीं भागी तो नहीं जा रही थी ना? आदित्य ने अचानक सख्ती से उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरे सामने किया और कहा, अरे तुम्हारे मुंह में तो जुबान भी है। पहली रात ही तुम्हारी जुबान इतनी तेज चल रही है, तो बाद में तुम्हारा क्या होगा? लगता है तुम्हें सीधा करना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, 2-4 दिन मेरे साथ रह लोगी तो समझ आ जाएगा कि मैं किस मिजाज का आदमी हूँ। फिर मेरे सामने जुबान खोलने से पहले
10 बार सोचोगी। अवनी ने पूरे यकीन के साथ कहा, आप किस किस्म के इंसान हैं, मुझे समझ आ गया है। आदित्य ने झटके से उसके मुंह को छोड़ दिया और कहा, अच्छा, इतनी जल्दी समझ आ गया, तो जरा मुझे भी बताओ। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। वो बड़े चाव से उसकी बात सुनने को तैयार बैठा था कि ये छोटी सी दुबली पतली लड़की उसके बारे में क्या समझ गई थी। उस लड़की ने गहरी सांस लिया और कहा, शिकारी हैं आप? आदित्य हंसने लगा और बोला, बिल्कुल, शिकारी तो मैं हूँ। ये तो तुमने मेरी तारीफ कर दी। वो हंस रहा था कि तभी अपनी ने अपनी बात पूरी कर दी। दो तरह के शिकारी होते हैं, एक वो जो सीधा शिकार करता है और एक ही बार में इस शिकार को खत्म कर देता है ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो, और दूसरा वो जो शिकार को पूरे जंगल में दौड़ाता है, उसे तड़पाता है और उसकी मौत का मजा लेता है। और अफसोस आप दूसरे वाले हैं आदित्य। इतना बोलकर वो चुप हो गई और उस दिन पहली बार आदित्य के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। आदित्य इस बात से अचानक चौंका और उसके अंदर से आवाज आई कि तुमने भी तो उसके साथ पिछले इतने सालों से यही किया था। अवनी को खुद नहीं पता था कि उसे क्या उम्मीद थी। वो सिर्फ घर से दूर जाना चाहती थी, आदित्य से दूर, कौशल्या देवी की आवाज़ों से दूर और इस हवेली की दीवारों से दूर, जिनके अंदर रहते हुए उसे अपना वजूद भी बोझ लगने लगा था। उसके कदम लगातार चलते रहे, आंखों के सामने रास्ता धुंधला रहा था, दिल में डर था और सीने में घुटन थी। फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं थी। वो स्टेशन पहुंच गई थी। रात की आखिरी ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ ही यात्री थे। कहीं कोई सामान उठाए खड़ा था, कहीं कोई अपनों को छोड़ने आया था, कहीं चाय वालों की आवाजें आ रही थीं और पेट्रोल की गंध हवा में फैली हुई थी। अवनी ने अपनी चुन्नी को सिर पर अच्छी तरह से ढक लिया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, आदित्य से बहुत दूर जाना है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अवनी जल्दी से आखिरी डिब्बे में चढ़ गई। अंदर कुछ यात्री बैठे थे। उसने खिड़की के पास सीट संभाल ली और हाथ गोद में रख लिए थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने आंखें बंद कर ली। अब शायद वो सुरक्षित थी, शायद अब आदित्य उसे ढूंढ नहीं पाएगा, जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकेगी। उसके मन में अपने आने वाले बच्चे का ख्याल आया था। उसने अनजाने में हाथ अपने पेट पर रख लिया और आंखों में आंसू आ गए थे। वो इस बच्चे को आदित्य से दूर रखना चाहती थी, उस इंसान से जिसने उसे सबके सामने नीचा दिखाया था, अपनी जिंदगी से निकलने का हुक्म दिया था और जिसके लिए प्यार से ज्यादा घमंड जरूरी था। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। अवनी की सांसें थम गईं। आदित्य तेजी से इसी डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था। अवनी के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने उठने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ जाना चाहा। उसी पल ट्रेन ने झटका लिया और पटरियों ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अवनी के चेहरे पर डर फैल गया था। आदित्य भी डिब्बे के अंदर आ पहुंचा था और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगी थी। आदित्य ने कुछ पल सांस भरी और उसकी नजरें सीधे अपनी पर जाकर टिकी। अपनी सीट से चिपकी बैठी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। आदित्य धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ ही कदम की दूरी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अवनी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य यहाँ तक पहुँच गया था। आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने घड़ी देखी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। आदित्य ने शांत लहजे में कहा, ट्रेन फिलहाल अगले स्टेशन पर जाकर रुकेगी, जयपुर में। अपनी चुप रही। आदित्य की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। चलो अच्छा है, जयपुर घूम लेंगे। अवनी ने हैरानी से उसे देखा। वो और करीब होकर बैठ गया। फिर जयपुर से मेरे साथ हवेली वापस चलना होगा। अवनी की सांसें अटक गई। उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये शब्द बहुत सीधा था, लहजा साफ था, उसमें डर कम और फैसला ज्यादा था। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, हैरानी जरूर हुई थी, पर होठों पर दबी हुई हंसी आ गई। वो सोच रहा था कि भागने का शौक भी पूरा कर लिया और 24 घंटे होने से पहले खुद ही हाथ आ गई। उसने सिर पीछे टिका दिया। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है। अवनी ने नजरें नहीं झुकाई। मैं जानती हूँ। आदित्य ने भौहें उठाई। सच में? अवनी ने जवाब नहीं दिया। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सा मजाक था।
तुम्हारे भागने का शौक तो पूरा हो गया, शुक्र करो किसी को पता नहीं चला, वरना गलती न होने के बावजूद सजा तुम्हें मिलती। अवनी के चेहरे पर नापसंदीदगी फैल गई थी। आदित्य ने उसका चेहरा गौर से देखा। अभी कुछ देर पहले तक वो पूरी दुनिया छान मारने को तैयार था। दिल में डर और बेचैनी थी कि बस अवनी चाहिए। वो वही औरत उसके सामने बैठी थी तो उसके अंदर अजीब सा सुकून उतर आया था। फिर तुमने एक ऐसी खुशखबरी भी सुनाई है जिसने सारा खेल बदल दिया। अवनी की आंखें जम गईं। आदित्य की आवाज नर्म हुई। ये बच्चा मेरा है। अवनी ने तुरंत नजरें फेली। मेरा बच्चा है। आदित्य ने शब्दों पर जोर दिया। मेरे खानदान का बच्चा है। ख्याल तो मुझे भी रखना पड़ेगा। अवनी के हाथ फिर से कांपने लगे थे। आदित्य ने उसकी हालत महसूस की। चलो तुम्हें माफ कर देता हूँ। अवनी ने तुरंत उसे देखा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जयपुर घुमा दूंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा, आराम कराऊंगा, इसके बाद हवेली वापस चलेंगे। तुम भी मजे कर लेना। अवनी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो आदित्य को लगातार देख रही थी। उसे शायद एहसास हो गया था कि आदित्य अभी भी सब कुछ अपने बस में समझ रहा था। वो नहीं जानता था कि अवनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने घर से निकलने से पहले ही अपने दिल में एक ऐसा फैसला कर लिया था। ऐसा फैसला जिसकी खबर आदित्य को भी नहीं थी। ऐसा फैसला जो जयपुर पहुंचने से पहले भी उसकी जिंदगी बदल सकता था। ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। खिड़की के कांच में कभी दूर जलते दिए की रोशनी दिखती तो अगले ही पल अंधेरा उसे निगल जाता। डिब्बे के अंदर सन्नाटा था। आदित्य की नजरें अपनी पर टिकी थी। अवनी भी उसे देख रही थी। इस बार उसने नजरें नहीं चुराई। आदित्य ने महसूस किया कि अवनी अब पहले जैसी डरी हुई औरत नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन उस डर के नीचे एक अजीब सी मजबूती भी थी। आदित्य की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अवनी चुप रही। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अवनी ने बहुत शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं। आदित्य ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे यकीन नहीं आया। अवनी ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। उसके हाथ पेट पर थे। आदित्य की नजरें उसके हाथ पर टिक गईं। वो शायद पहली बार समझने की कोशिश कर रहा था कि इस शांत औरत के अंदर कितनी बड़ी दुनिया छुपी हुई है। अवनी ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, वो वापस नहीं जाएगी। चाहे आदित्य उसे जयपुर से पकड़ कर ले जाए, चाहे पूरी हवेली उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, चाहे उसे अपनी अगली मंजिल का पता ना हो, इस बार वो सिर्फ आदित्य से दूर नहीं जा रही थी, वो अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेने जा रही थी। आदित्य अभी भी इसे अपनी जीत समझ रहा था। उसे लग रहा था कि अपनी भाग कर भी आखिर में उसी के सामने आ बैठेगी। पर उसे क्या खबर थी कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। 2 पल बाद आदित्य ने अवनी को देखा। उसके चेहरे पर अब पहले वाली परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अवनी उसके सामने है। उसने अपनी जांघ पर थपकी दी। ये वही अंदाज था जिससे वो घर में भी अवनी को अपने पास बुलाता था। इधर आओ। अवनी ने उसकी तरफ देखा। इस छोटे से शब्द ने उसके अंदर कई पुरानी यादें जगा दी थी। कई बार वो इसी तरह से उसे बुलाता था और अवनी अपनी नाराजगी भूलकर उसके पास जा बैठती थी। लेकिन आज उसे सब कुछ बोझ लग रहा था। मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आदित्य के होठों बनाए। अरे पास बैठने के लिए बुला रहा हूँ, सामने क्यों बैठी हो? आओ मेरे साथ बैठो। आज पहली बार उसका लहजा नर्म था। अवनी ने फिर मना कर दिया, नहीं। आदित्य ने उसे गौर से देखा। अवनी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे आपके पास बैठने का कोई शौक नहीं है। आदित्य के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अवनी ने गहरी सांस ली। मेरे माँ बाप तो यही समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे दामाद हैं। उन्हें आपकी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। वे मेरा साथ कभी नहीं देंगे। शायद उन्हें कभी यकीन भी नहीं आएगा कि उनकी बेटी किस हाल से गुजर रही है। उसने आदित्य की तरफ देखा, मगर दुनिया में कोई तो होगा जो मेरा साथ देगा। आदित्य खामोश हो गया। इसलिए मैंने अपने रास्ते आपसे अलग करने का फैसला कर लिया है। उसने ये बात पूरे यकीन से कही थी, जैसे उसके अंदर कोई आखिरी फैसला हो चुका हो। आदित्य ने कुछ पल उसे देखा। अच्छा। उसके लहजे में हैरानी भी थी और ताना भी। ये फैसला तब किया जब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने तंजिया मुस्कान के साथ कहा। बहुत देर कर दी फैसला करने में तुमने। अवनी ने सिर हिलाया।
हाँ, देर तो कर दी। आदित्य ने उसे गौर से देखा, मगर अवनी की आवाज में इस बार कांपने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। आदित्य की वोहें सिकुड़ गईं। अवनी ने उसे अपनी नजरें उस पर जमा दी। अपनी लड़ाई अब खुद लड़ूंगी। इस लहजे में ऐसा दम था कि आदित्य कुछ पलों के लिए उसे देखता रह गया। अच्छा, उसने धीरे से कहा, मुझसे लड़ाई लड़ोगी? वो थोड़ा सा आगे झुका। जानती हो, तुम एक कमजोर औरत हो। अवनी के होठों पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आई। वो तंज कसते हुए हंसी थी। हाँ, मैं तो जानती थी कि मैं कमजोर हूँ। उसकी आवाज शांत थी, मगर आप एक बात भूल गए। आदित्य के चेहरे पर सवाल उभरा। अवनी ने बहुत ही इत्मीनान से कहा, एक और बात शायद आप भूल गए हैं। औरत कमजोर होती है। उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसकी आंखों में अटूट यकीन था, मगर उसका भगवान बहुत मजबूत होता है। आदित्य के चेहरे की सख्ती बढ़ गई। अवनी ने बात जारी रखी। वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे मुझे कितना भी कमजोर समझें, अपनी ताकत पर कितना भी घमंड कर लें, आप चाहते हुए भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आदित्य उसे देखता रहा। अवनी की आवाज में अब डर नहीं था। आप खुद अपनी जुबान से मुझे तलाक देंगे? आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। आप मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उसने अपने हाथ गोद में रख लिए। आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पहाड़ियों की आवाज खामोशी से एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। आदित्य को पहली बार अवनी के शब्द अजीब नहीं लग रहे थे। वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है प्रेगनेंसी का असर होना शुरू हो गया है। अवनी चुप रही। आदित्य ने मजाक के अंदाज में बात बढ़ाई। मूड बदलते रहते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। उसने आराम से सिर पीछे टिका लिया। तुम चिंता मत करो, मैं सारी बातें भूल जाऊंगा। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर आदित्य के पास भी नहीं आई। उसी सीट पर बैठी रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जिसने आदित्य को बेचैन कर दिया। वो उसे देखता रहा। अवनी की आंखें बंद थी, चेहरा शांत था और हाथ पेट पर रखे थे ताकि अपने फैसले पर कोई शक न हो। आदित्य ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। ये वो अवनी नहीं थी जिसे वो जानता था। वो अवनी जिसकी आंखों में उसके गुस्से के सामने आंसू आ जाते थे, जो उसकी कड़वी बातें सुनकर चुप हो जाती थी और हर बात में समझौता कर लेती थी। आज वही औरत उसके सामने बैठकर अलग होने की बातें कर रही थी। उसे यकीन था कि आदित्य खुद उसे छोड़ेगा। उसे यकीन था कि वो उससे दूर हो जाएगी और वो उसे रोक भी नहीं पाएगा। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि अवनी के पास कोई ऐसा सहारा जरूर है जिसकी उसे खबर नहीं है। उसने मन में सोचा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रही है। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। आदित्य चुप था, अवनी भी चुप थी, मगर दोनों के बीच अब पहले जैसा रिश्ता नहीं था। एक तरफ आदित्य का घमंड था, तो दूसरी तरफ अवनी का फैसला। दोनों के बीच एक आने वाली जंग की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य लगातार अपने लोगों से संपर्क में था। ट्रेन की हर जानकारी उस तक पहुंच रही थी। उसे पता था कि जयपुर करीब आ रहा है। उसने अपने आदमियों को पहले से ही स्टेशन पहुंचने का हुक्म दे दिया था। जब ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुकी तो आदित्य की गाड़ी वहां मौजूद थी और उसके आदमी 4 घंटे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी देखते ही उसने राहत की सांस ली। वो अपनी सीट से उठा। अपनी के पास एक पर्स था। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, गाड़ी आ गई है, हमें वापस जाना है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी विरोध करेगी, फिर बहस करेगी या हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगी, मगर अपनी खामोशी से उठ खड़ी हुई थी। आदित्य ने उसे हैरानी से देखा। वो उसके साथ चल पड़ी थी। न कोई विरोध, न कोई सवाल, न कोई शिकायत। आदित्य के दिमाग में उलझन पैदा हो गई थी। एक तरफ ये औरत घर से भाग गई थी, वो भी तब जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने इतना बड़ा कदम उठाया और ट्रेन में बैठकर पूरे यकीन से बोल रही थी कि वो अपनी जिंदगी अलग कर लेगी। वो खुद अपनी जुबान से उसे छोड़ेगा और रोक नहीं पाएगा। अब वही औरत बिना किसी विरोध के उसके साथ वापस जा रही थी। आदित्य ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर अवनी को देखा।
उसके मन में ख्याल आया कि शायद इसकी अकल ठिकाने आ गई है। शायद वो सिर्फ डराने के लिए बातें कर रही थी और उसे एहसास हो गया कि आदित्य से टकराना आसान नहीं है। वो गाड़ी में बैठ गया। अपनी भी चुपचाप दूसरी तरफ बैठ गई। पूरे रास्ते आदित्य उसे देखता रहा। अवनी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, उसे आदित्य समझ नहीं पा रहा था। हवेली पहुंचते ही आदित्य ने किसी को कुछ नहीं बताया। कौशल्या देवी ने अवनी को देखा तो तुरंत सवाल किया, कहाँ चली गई थी तुम? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने तुरंत बात संभाली, नाराज होकर अपने घर चली गई थी। कौशल्या देवी ने हैरानी से बेटे को देखा। बिना बताए आदित्य ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ। ये क्या तरीका है? पति को बताए बगैर घर से निकल गई, तुम इसे वापस कैसे लाए? आदित्य ने अवनी की तरफ देखा। वो खामोश खड़ी थी। उसने माँ से कहा, वापस आ गई है ना? अब ये बात यहीं खत्म कर दीजिए। कौशल्या देवी कुछ कहने वाली थी कि आदित्य ने एक और बात कर दी, एक खुशखबरी भी है। कौशल्या देवी रुक गई, क्या? अवनी माँ बनने वाली है। कौशल्या देवी के चेहरे पर हैरानी फैली। माँ थी सच में? आदित्य ने सिर हिलाया। कौशल्या देवी ने अवनी को देखा। चलो कोई बात नहीं, पहली गलती समझकर माफ कर देते हैं। आखिर घर में चिराग आने वाला है। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर उसने पर्स एक तरफ रख दिया। आदित्य भी उसके पीछे आ गया था। कमरे में सन्नाटा था। आदित्य अपनी आदत से मजबूर था। वो घमंडी था और अपनी बात मनवाने का आदी था। वो ज्यादा देर चुप न रह सका। क्या हुआ? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कपड़े ठीक करने लगी थी। आदित्य ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो बोल रही थी कि मैं तुम्हें अपनी जुबान से छोड़ दूंगा। अपनी चुप रही। अब क्या हो गया तुम्हें? अवनी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने उसे देखा। उसे उम्मीद थी कि अवनी बहस करेगी या कोई ऐसी बात कहेगी जिससे उसकी बात को चुनौती मिले, मगर अवनी ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से हाथ मुंह धोने चली गई। आदित्य हैरानी से देखता रहा। अपनी हाथ मुंह धोकर कमरे में वापस आई। उसने पूजा की चटाई बिछाई। आदित्य चुपचाप खड़ा देखता रहा। अपनी पूजा पाठ करने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। पूजा खत्म करने के बाद उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आदित्य उसे देखता रहा। अपनी देर तक भगवान से प्रार्थना करती रही। उसके होठ हिल रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। प्रार्थना खत्म हुई। अवनी ने हाथ चेहरे पर फेरे। आदित्य ने तंज कसते हुए कहा, लगता है तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए बद्दुआएं मांगने से शुरू होकर वहीं खत्म होने वाली है। अवनी ने फिर उसकी तरफ देखा। आदित्य के लहजे में घमंड था। याद रखना, बद्दुआएं बेबस लोग मांगते हैं। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। जिन लोगों के हाथों में ताकत होती है वे कुछ करके दिखाते हैं। अवनी के होठों पर वही तंजिया मुस्कान आई। आदित्य के अंदर गुस्सा भड़क उठा था। उसे इस वक्त सही मानों में गुस्सा आ गया था। वो चाहता तो अपनी से बहस करता, उसे जवाब देता, अपनी ताकत का एहसास दिलाता, मगर अवनी की हालत देखकर रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरे में बाहर निकलते हुए उसने आखिरी बार अवनी को देखा। अवनी अब भी वहीं बैठी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। आदित्य दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। उसे पहली बार एहसास होने लगा था कि अवनी के बर्ताव में कुछ ऐसा जरूर है जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। हवेली का माहौल ऊपर से नॉर्मल हो गया था। अपनी पहले की तरह शांत रहती और आदित्य अपने कामों में व्यस्त रहता। कभी कभार उसकी नज़र अवनी पर ठहर जाती। उसे उसके बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता था। वो पहले की तरह डरी हुई नहीं थी। हर बात पर जवाब नहीं देती थी, न बहस करती थी, न शिकायत करती थी, बस अपने रोज के काम करती। आदित्य उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद तसल्ली से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अभी आराम की ज़रूरत है, इन्हें तनाव से बचाए। आदित्य ने सिर हिला दिया। उसे लगा कि शायद बाकी सब ठीक हो गया है। अवनी का गुस्सा खत्म हो गया है और घर दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ गया है, मगर उसे क्या पता था कि असली तूफान अभी उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। एक सुबह आदित्य अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने फाइलें खुली हुई थीं और फोन लगातार बज रहा था।
अचानक उसके पर्सनल असिस्टेंट मानव ने कमरे में आकर एक ऐसी बात कही जिसने आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसका दी। सर, आदित्य ने सिर उठाया। क्या हुआ? मेन फैमिली अकाउंट में दिक्कत है। कैसी दिक्कत? अकाउंट से बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर हो चुकी है। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। कितनी? मानव के चेहरे पर डर था। 500 करोड़ रुपए। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। क्या? 500 करोड़ रुपए अकाउंट से निकल चुके हैं? आदित्य कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? मानव के पास कोई जवाब नहीं था। सर, बैंक से बात की है, तुरंत करो। आदित्य ने फोन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बैंक के बड़े अफसर से बात की। दूसरी तरफ से जवाब आया। सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सारे ट्रांजैक्शन आपके ही वेरीफाइड तरीके से हुए हैं। आदित्य की आवाज़ तेज हो गई। मेरे तरीके से 500 करोड़ ट्रांसफर हो गए और आप बोल रहे हैं कि सब ठीक है? सर, हमारे रिकॉर्ड में यही दिख रहा है। मेरा रिकॉर्ड? जी सर। तो फिर पैसे कहाँ गए? दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सर, इस वक्त हमारे पास इसका जवाब नहीं है। आदित्य ने गुस्से से फोन मेज पर रख दिया। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया। अकाउंट्स के जिम्मेदार, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कानून सलाहकार, बैंक के अधिकारी, सबको एक जगह बुला लिया गया। कमरे में डर का माहौल था। आदित्य एक एक इंसान से सवाल कर रहा था। किसी ने हैंक किया, किसी को नहीं पता, रकम कोई नहीं जानता। सबसे डरावनी बात यह थी कि रिकॉर्ड में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आदित्य के अपने खाते से हुआ है। बैंक वाले भी पीछे हट गए। हम अपनी पॉलिसी से आगे कुछ नहीं कर सकते। आदित्य ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। 500 करोड़ चोरी हुए हैं और आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं? सर, आपको अपने अकाउंट की सुरक्षा खुद करनी चाहिए थी। आदित्य की आंखों में खून उतर आया। उसने फोन बंद कर दिया। कई घंटे बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन भी कोई खबर नहीं हुई। फिर तीसरा दिन, चौथा और पांचवा दिन भी गुजर गया। रकम वापस नहीं आई। न कोई मांग आई, न किसी ने फोन किया, न धमकी दी और न ये बताया कि पैसे कहाँ गए। ये मामला एक ऐसी पहेली बन गया था जिसका कोई हल किसी के पास नहीं था। आदित्य अपने ऑफिस में बैठता, कभी बैंक जाता, कभी एक्सपर्ट के साथ घंटों बैठा रहता, कभी फोन पर चिल्लाता तो कभी खामोश होकर फाइलों को घूरता रहता। एक शाम कौशल्या देवी ने धीमी आवाज में कहा, कहीं ये सब अपनी का क्या धरा तो नहीं है? आदित्य ने तुरंत सिर उठाया। क्या? कौशल्या देवी ने अपनी की तरफ इशारा किया। जब से वो वापस आई है, अजीब सी हो गई है। कुछ भी कहो, आगे से जवाब नहीं देती। हर वक्त पूजा पाठ करती रहती है। कहीं इसी वजह से तो नहीं हुआ ये सब? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर हंस पड़ा। मम्मी, आप बिना बात के शक कर रही हैं। कौशल्या देवी ने नापसंदीदगी से उसे देखा। आदित्य ने कहा, आपको पता भी है ये किस स्तर की मास्टरमाइंड का काम है? 500 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी परेशान बैठे हैं और आप अपनी पर शक कर रही हैं। वो क्या कर सकती है? वो तो अनपढ़ गंवार है। अपनी पास ही बैठी थी। उसने आदित्य की बात सुनी मगर हमेशा की तरह चुप रही। न कोई सफाई दी, न कोई विरोध किया। बस अपने हाथों को गोद में रखे बैठी रही। आदित्य की नजर उस पर पड़ी तो फिर वही अजीब सी शांति दिखी। वो समझ नहीं पाया कि इस औरत के अंदर इतना सब्र कहाँ से आ रहा है। दिन बीतते गए, हालात बिगड़ते गए। कारोबार चल रहे थे, कंपनियां काम कर रही थीं, एम्प्लॉयज अपनी जगह थे, मगर परिवार के हाथ से 500 करोड़ निकल चुके थे। ये कोई छोटा नुकसान नहीं था। एक गरीब इंसान के 500 रुपये खो जाए तो जो दर्द उसे होता है, वही दर्द इस परिवार को हो रहा था, क्योंकि वे इस रकम की एक एक पाई की कीमत जानते थे। 500 करोड़ उनके खाते में थे और एक दिन गायब हो गए। अब उनके पास बिजनेस था, जायदाद थी, हवेली थी, नाम और रुतबा था, लेकिन वो नगद रकम नहीं थी जिसने उसके पूरे सिस्टम को मजबूत कर रखा था। आदित्य रात को कमरे में बैठा था, सामने लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर अकाउंट की जानकारी थी। वो बार बार एक ही जगह देख रहा था, 500 करोड़ शून्य। रकम ट्रांसफर हो चुकी थी। उसने आंखें बंद की तो अवनी की बात याद आई। औरत कमजोर होती है मगर उसका भगवान बहुत मजबूत होता है। आदित्य ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, सिर्फ इत्तेफाक। मगर उसी पल कमरे के कोने में बैठी अपनी ने नजरें उठाई।
उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। आदित्य उसे देखता रहा। पहली बार उसके मन में ऐसा सवाल आया जिसे वो खुद भी बोलने से डर गया था। क्या वाकई अवनी इतनी बेबस थी? एक एक दिन भारी था। 2 हफ्ते बीत गए। 500 करोड़ का कोई पता नहीं चला। आदित्य ने बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, साइबर सिक्योरिटी वालों को बुलाया, हैंकर्स की मदद ली। हर किसी ने अपनी फीस ली थी, भरोसा दिया था कि तह तक पहुंच जाएंगे, और फिर खाली हाथ चले गए। किसी को नहीं पता चला कि रकम कहाँ गई, किसने भेजी और कैसे भेजी। ये गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही थी। आदित्य कमरे में सिर थामे बैठा था। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और आंखों में कई रातों की नींद गायब थी। जिस इंसान ने हमेशा अपनी ताकत पर घमंड किया, उसके लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। उसे खुला अंदर आई थी। उसने आदित्य को देखा, कुछ पल खड़ी रही और फिर धीरे धीरे उसके पास आई। आदित्य ने सिर नहीं उठाया। अपनी ने अपने कोमल हाथ उसके सर पर रख दी और धीरे धीरे दबाने लगी। आदित्य चाहता तो हाथ झटक देता, पर आज ऐसा नहीं हुआ। उसे सच में आराम मिल रहा था। कई दिनों बाद किसी स्पर्श ने उसके दिमाग की थकान कम की थी। उसने आंखें बंद कर ली। मैं बहुत परेशान हूँ। अवनी चुप रही। आदित्य ने थकी हुई आवाज में कहा, लगता है तुम्हारी बद्दुआएं काम कर गईं। अवनी के हाथ कुछ पलों के लिए रुक गए। आदित्य ने आंखें खोली। क्यों बद्दुआ देती हो मेरे लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्से का थोड़ा तेज हूँ? क्या यही मेरा पाप है? उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। अवनी ने उसे देखा। सिर्फ यही पाप नहीं है। आदित्य की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इतना बुरा कि 4 लोगों के बीच बैठकर मैं बात नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी सनक, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अत्याचार, सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने। आदित्य चुप बैठा रहा। अवनी की आवाज में शिकायत नहीं, फैसला था। मैंने सुना है बद्दुआएं कभी नहीं लगती। अगर बद्दुआओं से लोग खत्म होते तो दुनिया में कोई दुश्मन जिंदा न रहता। हाँ, हाय जरूर लग जाती है। आदित्य ने अनजाने में पूछा, किस बात की हाय? अवनी ने उसे सीधा देखा। आपकी परेशानी का हल मेरे पास है। आदित्य के चेहरे पर हैरानी उभरी। क्या हल है आपके पास? बताओ। अवनी ने बहुत ही इत्मीनान से कहा, आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। आदित्य की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो गई। अवनी ने अगला शब्द कहा, मुझे तलाक दे दीजिए। आदित्य एकदम खड़ा हो गया। चेहरे पर हैरानी जम गई। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? उसकी आवाज तेज हो गई। क्या ये सब तुमने किया? किसी से करवाया? अवनी चुप रही। आदित्य कुछ कदम पीछे हटा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, ये नामुमकिन है। अवनी ने धीमे से कहा, याद है एक शादी में मेरी आपसे टक्कर हुई थी? आपको मुझसे प्यार हो गया, फिर आपने मेरे बारे में पता करवाया। पता चला कि मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। आपने रिश्ता भेजा। आपके मन में ख्याल था कि एक गरीब घर की लाचार लड़की को घर ले आऊंगा, वो मुझसे दब कर रहेगी। अवनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये कहाँ लिखा है कि गरीबों के घर लाचार लड़कियां पैदा होती हैं? आदित्य उसे हैरानी से देखता रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी पूरी बात समझ नहीं आई। क्या मेरी हालत का मजा ले रही हो? फायदा उठा रही हो? बातों में उलझाकर दुख पहुंचाना चाहती हो? अवनी ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती। जो चाहती थी वो कर चुकी हूँ। आदित्य की सांसें रुक गई। अवनी ने शांत लहजे में कहा, आपकी पूरी दौलत मेरे पास है। जब तक मैं खुद आपके हवाले ना करूं, दुनिया का कोई हैंकर आपको आपकी दौलत वापस नहीं दिला सकता। दुनिया का कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट भी नहीं। आदित्य की आंखें फटी रह गई। आपका सिस्टम मैंने हैंक किया है। हैंकिंग मेरा हुनर है, मुझे बहुत शौक था। मैं कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी जो शादी के बाद अधूरी रह गई। कहीं नहीं लिखा कि कंप्यूटर की डिग्री लेने वाला ही माहिर होता है। कभी कभी बिना पढ़े लिखे भी इंसान माहिर होता है। अवनी के लहजे में घमंड नहीं था, सिर्फ यकीन था। आपके 500 करोड़ मेरे पास है। आदित्य पत्थर की मूरत बन गया। अवनी ने बात पूरी की। जैसे ही आप अपनी जुबान से मुझे तलाक देने के लिए राजी हो जाएंगे, इस रिश्ते से आज़ाद करेंगे और मुझे मेरा हक देकर जाने देंगे, आपके पैसे आपके खाते में वापस आ जाएंगे। आदित्य अचानक उससे दूर हो गया, जैसे सामने कोई इंसान न खड़ा हो। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। इस वक्त आदित्य के लिए वो किसी
डायन से कम नहीं लग रही थी। एक ऐसी औरत जिसे वो कमजोर समझता रहा, जिसे नीचा दिखाता रहा, अपनी ताकत के नीचे दबा कर रखता था, आज वही औरत उसकी पूरी दौलत पर कब्जा किए खड़ी थी। आदित्य के दिमाग में ढेरों सवाल थे। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? अपनी चुप रही। आदित्य ने अविश्वास से कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? अवनी ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया, ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। वो उठकर लैपटॉप के पास आई। आदित्य की नजरें उसके हाथों पर टिक गई। अवनी ने लैपटॉप खोला, कुछ पल स्क्रीन पर काम किया। उसकी उंगलियां तेजी से चलीं। सिर्फ 2-3 मिनट बीते और अवनी ने लैपटॉप बंद कर दिया। तभी आदित्य का फोन बज उठा। उसने तुरंत फोन उठाया। कॉल उसके मैनेजर का था। आदित्य की नजरें अपनी पर टिकी थी। क्या बात है? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर, अजीब खबर है। आदित्य का दिल जोरों से धड़का। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैसों में से 5 करोड़ रुपए वापस आ गए। आदित्य के हाथ सुन हो गए। क्या सर, 5 करोड़ वापस आ गए? किस खाते से आए हैं? किसी को नहीं पता, सब परेशान हैं। अभी ये 2 मिनट पहले हुआ है। आदित्य के हाथों से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य की नजरें अपनी पर जम गई थी। अपनी अपनी जगह बैठी थी, चेहरे पर वही शांति थी। अब आदित्य के पास शक की कोई वजह नहीं बची थी। ये सब अवनी ने ही किया था। 500 करोड़, उसकी दौलत, उसकी ताकत, उसका साम्राज्य अब अवनी के हाथों में था। आदित्य ने पहली बार जिंदगी में खुद को सच में बेबस महसूस किया था। आदित्य काफी देर तक अवनी को खामोशी से देखता रहा। उसके सामने वो औरत खड़ी थी जिसे वो हमेशा अपनी कमजोरी समझता रहता था, जिसे गुस्से से दबाया था, अपने घमंड के आगे झुकने पर मजबूर किया था। आज उसी औरत ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर देता हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर ये खुशी की मुस्कान नहीं थी। इसमें गहरा तंज था, एक ऐसा तंज जिसमें बरसों का दर्द छिपा था। उसने आदित्य को देखा, फिर बहुत ही शांति से बोली, मुझे पता था कि आप मुझ में और दौलत में से अपनी दौलत को ही चुनेंगे। आदित्य ने नजरें चुरा ली। अपनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप ये भी कह सकते थे कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। आप ये भी कह सकते थे कि मुझे एक मौका दे दो। आप ये कह सकते थे कि अपनी मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैं अपनी गलतियां समझ गया हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आदित्य चुप रहा। उसके पास जवाब था पर शब्द नहीं थे। शायद उसके घमंड ने उसके होठों को बांध रखा था। वो आज भी अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो आज भी ये नहीं कह सकता था कि अपनी उसके लिए दौलत से ज्यादा कीमती है। अपनी ने उसकी खामोशी देख ली। उसे अब किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उसने अपना पर्स उठाया और आदित्य की तरफ आखिरी बार देखा। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। आदित्य ने सिर उठाया। अपनी ने अपना फैसला सुनाया। जब मुझे कागज पर लिखकर तलाक दे देंगे तब। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, अपनी कमरे से बाहर निकल गई। हवेली का लंबा गलियारा आज पहले से अलग लग रहा था। वही दीवारें, वही दरवाजे, वही कीमती झूमर और कालीन, मगर आज अवनी के कदमों में वो भारीपन नहीं था जो बरसों से था। उसने हवेली के दरवाजे पर एक पल रुक कर पीछे देखा। आदित्य कहीं नहीं दिख रहा था। उसने लंबी सांस ली और बाहर आ गई। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर वो निकल गई। गाड़ी आदित्य के घर की थी, पर अब उसे परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। वो सिर्फ अपनी जिंदगी वापस लेने जा रही थी। 2 दिन बीते। आदित्य ने आखिरकार कानूनी कागज तैयार करवा दिए और वे अवनी तक पहुंच गए। अवनी ने वे कागज हाथ में लिए और काफी देर तक देखती रही। कुछ शब्दों ने उसकी जिंदगी का एक पूरा अध्याय बंद कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने आंसू बहुत पहले ही बहा चुकी थी। उसने कागज संभाले, अपने पास रखे और फिर आदित्य के खाते में उसकी लगभग पूरी दौलत ट्रांसफर कर दी। उसने 5 करोड़ अपने पास रखे। ये उसकी मांग नहीं थी, ना जिंदगी का मुआवजा था। ये सिर्फ उसका हक का छोटा सा हिस्सा था, जिसके लिए उसे पूरी जिंदगी लड़ना पड़ा था। इसके बाद अवनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू किया। अपने बीते कल को अपने आने वाले कल पर हावी नहीं होने दिया। वो एक नए शहर में रहने लगी,
छोटा सा घर लिया और अपने लिए एक शांत जिंदगी बनाई। सुबह की रोशनी जब खिड़की से अंदर आती तो वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा देती। भगवान ने उसे एक बेटी दी थी, वो नन्ही बच्ची जिसकी जिंदगी की उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। अपनी उसे सीने से लगाकर बैठी रहती, उसके छोटे हाथों को देखती, चेहरा चूमती और दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करती। उसे अपनी बेटी में अपनी नई जिंदगी दिखती थी। उसने बेटी की परवरिश बहुत ही प्यार से की। वो कभी भी उसे ये एहसास नहीं देना चाहती थी कि उसका जन्म एक टूटे रिश्ते की वजह से हुआ है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक मजबूत औरत बने, अपनी इज्जत बचाना सीखे, अपने फैसले खुद करे और किसी के घमंड के आगे अपनी पहचान ना खोए। अवनी की जिंदगी का एक और अध्याय शुरू हो चुका था। उसकी हैंगिंग की काबिलियत कमाल की थी। जिस हुनर को उसने कभी शौक से सीखा था, वही उसकी पहचान बन गया था। उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। पहले दिन जब वो कंपनी के बड़े कांच के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो कुछ पलों के लिए रुकी। सामने आधुनिक इमारत का बड़ा सा हॉल था। बड़ी स्क्रीनें लगी थी, लोग लैपटॉप लिए घूम रहे थे और काम की हलचल थी। अवनी ने अपनी बेटी की तस्वीर वाले छोटे से लॉकेट को छुआ और मुस्कुराई। उसने अपनी जिंदगी दोबारा से बना ली थी। अब उसे किसी आदित्य की इजाजत की जरूरत नहीं थी, किसी के गुस्से का डर नहीं था, किसी के तानों की चिंता नहीं थी। वो अपनी काबिलियत से पहचान बना रही थी। हर बीते दिल के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने लगी थी। रात को जब वो काम से लौटती तो बेटी दौड़कर उसके पास आती, अपनी उसे बाहों में उठा लेती और दिन भर की थकान मिट जाती। वो बच्ची उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर सच थी। अवनी ने कभी बेटी के मन में आदित्य के खिलाफ जहर नहीं घोला। वो जानती थी कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल खुद भुगतना पड़ता है। उसने अपनी जिंदगी से एक नई सीख जरूर ली थी कि हर कहानी का मुख्य पात्र हीरो नहीं होता। कुछ लोग विलन भी होते हैं। कुछ लोग ताकत के नशे में दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग प्यार को अपनी जायदाद समझ लेते हैं और अपनी अकड़ को रिश्तों से बड़ा मानते हैं। ऐसे इंसान के साथ रहकर औरत अपना ही नुकसान करती है। औरत के मन को शायद ही कोई पूरी तरह समझ पाए। वो पहले अच्छाई की हद तक जाती है, मौका देती है, बार बार माफ करती है, खुद को समझाती है और रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देती है। वो अपमान चुपचाप बर्दाश्त करती है और आखिरी पल तक कोशिश करती है। मगर एक वक्त आता है जब उसका सब्र टूट जाता है। फिर वो बदल जाती है, अपने लिए खड़ी होती है। फिर उसे किसी के गुस्से से डर नहीं लगता, किसी के छोड़ जाने का खौफ नहीं रहता। वो समझ जाती है कि अकेले जीना उस जिंदगी से हजार गुना बेहतर है जहां हर दिन उसकी आत्मा को जख्म दिए जाएं। अवनी ने भी यही किया था। उसने पहले प्यार की हद तक आदित्य का साथ दिया, फिर बर्दाश्त की हद तक मौका दिया, माफ करने की हद तक खुद को तोड़ा और जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अपनी जिंदगी चुन ली थी उसने। वो आदित्य से बदला लेने नहीं निकली थी, वो खुद को बचाने निकली थी। उसके पास 5 करोड़ रुपए थे, एक प्यारी बेटी थी, एक अच्छी नौकरी थी, अपनी काबिलियत थी, आज़ादी थी और सबसे बढ़कर दिल का सुकून था। एक शाम अपनी बालकनी में खड़ी होकर डूबते सूरज को देख रही थी। उसकी बेटी पास में खेल रही थी। आसमान पर नारंगी रोशनी फैली थी और हवा में हल्की ठंडक थी। अवनी ने बेटी को देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि कभी कभी जिंदगी हमसे वो सब छीन लेती है जिसे हम अपनी दुनिया समझते हैं, और फिर वही जिंदगी हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया किसी एक इंसान तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी बेटी को बाहों में उठा लिया। बच्ची ने माँ के गले में बाहें डाल दी। अवनी ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो अपने बीते कल से आज़ाद हो चुकी थी और अपनी जिंदगी की खुद मालकिन बन चुकी थी। आदित्य की दुनिया में शायद दौलत वापस आ गई थी, मगर अवनी ने अपनी जिंदगी वापस हासिल कर ली थी और शायद यही इस कहानी का असली जीत थी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी को लेकर अपना राय ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही रोज़ कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।